Hello dear students, once again welcome back to the MK Jain classes, and in today's lecture we are going to start a new fresh chapter named Structural Organization in Animals. तो बेटा हमारा ये जो सेकंड यूनिट है उसका ये लास्ट चैप्टर है, और अगर हम नंबर वाइज देखें तो इट इज़ दी चैप्टर नंबर 7 ऑफ आर NCERT नेम्ड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और यहाँ किसके बारे में पढ़ेंगे हम? एनिमल्स की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है कि स्ट्रक्चर कैसे ऑर्गेनाइज होके बना है हम लोग का, एनिमल्स का। तो बेसिक यूनिट हम सबको पता है, बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ दी ऑर्गेनिज्म इज दी सेल। वहाँ पे हम बात करते हैं सेल की, लेकिन अब हमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है। सेल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होके क्या बन चुके हैं? टिश्यूज़। और फिर टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज होके क्या बन चुके हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन से क्या बन चुका है? ऑर्गन सिस्टम्स। और ऑर्गन सिस्टम आपस में क्या हो रखे हैं? कोऑर्डिनेट होके काम करते हैं और पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को चलाते हैं, रन करते हैं। तो बेटा इस चैप्टर में जो बेसिक मुद्दा हमारा रहने वाला है वो क्या है? एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें क्या पढ़ना है? विल स्टडी अबाउट द एनिमल टिश्यूज़। तो किसकी स्टडी करेंगे हम यहाँ पे? विल स्टडी अबाउट एनिमल टिश्यूज़। तो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या अराइज होता है कि व्हाट इज अ टिश्यू। देखो मैंने स्लाइड पे भी लिखा हुआ है व्हाट इज अ टिश्यू। एक टिश्यू होता क्या है? क्या होता है एक टिश्यू? बड़ी लोअर क्लासेस से, आई थिंक 6 से 4 से कब से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग इस चीज़ को कि टिश्यू क्या होता है? इट इज़ दी ऑर्गेनाइजेशन या इट इज़ दी ग्रुप ऑफ सेल्स। लेकिन अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे छोटे बच्चों की तरह, थोड़ा सा इसको हम टेक्निकल बनाएंगे इसकी लैंग्वेज को या इसको। तो व्हाट इज़ टिश्यू, इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? टिश्यू क्या होता है बेटा? इट इज़ दी ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन, किस किस चीज में है? सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन ओरिजिन, अभी बताऊंगी ये क्या चीजें होती हैं, एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। तो वो ग्रुप ऑफ सेल जो सिमिलर है देखने में, जिनका ओरिजिन मतलब जहाँ से वो ओरिजिनेट हुई है, सेल कहाँ से बनी है, वो ओरिजिन भी उनका सेम होना चाहिए, और एक ही तरह का फंक्शन वो परफॉर्म कर रही हैं। इतना नहीं है, along with their intercellular matrix, intercellular matrix। तो इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज अ टिश्यू। तो समझ में है टिश्यू क्या होता है? होती वही है, असेंबलेज या ग्रुप ऑफ सेल्स। और वो सेल कैसी हैं? सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन ओरिजिन, सिमिलर इन फंक्शन, अलोंग विद दी इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। अभी मैट्रिक्स क्या चीज़? अब सेल क्या ऐसे ही हवा में कहीं पे रखी तो होंगी ना, कहीं अटैच, तो कोई तो बेस होगा जिसके ऊपर वो सेल बैठी हुई है, कहीं पे प्रेजेंट तो होंगी ना। अब जैसे रेड ब्लड सेल है, कहाँ हवा में है या बॉडी में ऐसी भरी पड़ी है? नहीं नहीं नहीं, प्लाज्मा, उनका बेस क्या है? प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर फ्लोट कर रही हैं। ऐसी सेल्स अरेंज्ड कहाँ पे बैठी हैं, कहाँ पे उनको जगह मिली है, क्या उनका बेस है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। मतलब जहाँ पे वो सेल सिचुएटेड है उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? उसका मैट्रिक्स। अभी जैसे जैसे आगे चलोगे ना समझते चले जाओगे, अभी घबराना नहीं है। तो ये होता है टिश्यू। एंड दिस टर्म टिश्यू वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइंड बाय the term tissue was given by Bichat, BICHAT। किन्होंने दी थी बेटा टर्म टिश्यू? इट वॉज गिवन बाय, इसको अच्छा सा लिखते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये लिखा हुआ। तो टर्म किसने दी थी बेटा? दिस टर्म वॉज गिवन बाय Bichat, इन्होंने दी थी। एंड द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को किस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे? एनिमल टिश्यूज़ की स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज दैट स्टडी कॉल्ड? क्या बोलते हैं हम? द स्टडी ऑफ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज बेटा हिस्टोलॉजी।
अब मैं ये फादर वादर की बात नहीं करूँगी, यहाँ बड़ा पंगा पड़ जाता है, एलपीजी ये वो फलाना डिमा, हम बस जितना हमें रिक्वायर्ड हम सिर्फ इतनी बात करेंगे, बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। वैसे भी इनका बहुत ही छोटा अकाउंट हमारे कोर्स में रह गया है, सिर्फ नीट में, सब्जेक्टिव के अंदर तो इतना डिटेल ये आएगा ही नहीं आपको टिश्यूज़ के बारे में। तो पर हमें फिर भी हमें, क्योंकि नीट तो देना ही है, तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सारे टिश्यूज़ का पता होना चाहिए, तो इसीलिए मैं ये टिश्यूज़ पढ़ा रही हूँ। अदरवाइज टिश्यूज़ का बहुत ज़्यादा डिटेल्ड अकाउंट इज़ नाउ नॉट इन योर कोर्स। तो स्टडी ऑफ टिश्यूज़ हो गए। अब बेटा आप टिश्यू से रिलेटेड एक चीज़ और, टिश्यू सबसे पहले जब हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे, क्योंकि हम किसके बारे में बात करें, प्लांट टिश्यूज़ तो हमने पढ़ लिए, कहाँ पढ़े थे, एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन कौन से टिश्यूज़ थे, पेरेन्काइमा पढ़ा हमने, कॉलेनकाइमा पढ़ा हमने, स्क्लेरेनकाइमा पढ़ा, वो सिंपल टाइप के टिश्यू थे। फिर कॉम्प्लेक्स में क्या है, जाइलम आया, फ्लोएम आया, फिर उनकी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी। ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, जो एनाटॉमी नहीं पढ़ी थी कि कैसे कैसे ये अरेंज्ड हैं, वो क्या था, एनिमल टिश्यू सॉरी प्लांट टिश्यूज़ की स्टडी थी सारी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। यहाँ पे हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, एनिमल टिश्यूज़ की स्टडी कर रहे हैं। तो बेटा ये एनिमल्स के अंदर सबसे पहले टिश्यू दिखे कहाँ, सबसे पहले कौन से फाइलम में, एनिमल किंगडम हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। एनिमल किंगडम के अंदर क्या प्रेजेंट है, देयर आर 11 फाइलम्स प्रेजेंट। पूरे एनिमल किंगडम को हमने किस में बांटा हुआ है, 11 फाइलम्स के अंदर, 11 फाइला, प्लूरल हो गया ना फाइला। तो सबसे पहला फाइलम कौन सा था हमारे पास, दैट वाज पोरीफेरा। तो क्या वहाँ पे टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन थी, टिश्यूज बन गए थे, नहीं। पोरीफेरा कौन से थे, पोर बीरिंग बॉडी थी जिनकी, पोरीफेरेंस, स्पॉन्जिस जिनको हम बोलते हैं, उनकी बॉडी कैसी थी, सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था, सेलुलर बॉडी थी, कोई भी टिश्यू प्रेजेंट नहीं थे। तो सबसे पहले किस फाइलम के अंदर टिश्यू हमें देखने को मिले थे, उससे नेक्स्ट में जो फाइलम है कौन सा, सीलेंटरेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फाइलम टू हैव टिश्यूज, ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा डायरेक्ट। सबसे पहले किस फाइलम के अंदर टिश्यूज आए थे, द नेम ऑफ द फाइलम इज सीलेंटरेटा। और इसका ऑल्टरनेटिव एक और नेम होता है, बताओ अगर किसी को याद है तो रिकॉल करो। सीलेंट्रेट्स को हम और क्या बोलते हैं, क्या नेम होता है दूसरा इनका, नाइजेरियंस। तो सबसे पहले किसके अंदर हमें टिश्यूज देखने को मिले थे बेटा, सीलेंट्रेट्स के अंदर। और टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। किस में बने थे सबसे पहले ऑर्गन, याद है कि भूल गए सारा का सारा एनिमल किंगडम, किस में होते हैं बेटा ऑर्गन, प्लेटी हेलमिंथ में। और ऑर्गन सिस्टम्स किस में सबसे पहले डेवलप हो गया था, एस्क हेलमिंथ्स के अंदर। तो ये सारा का सारा आपको भी ऐसे याद होना चाहिए, इतने तरीके से इतने ढंग से पढ़ा रहे हैं बेटा आप लोगों को, तो इस चीज़ को आपकी भी ड्यूटी बनती है ग्रैब करना, चीज़ों को सुनते हो समझते हो, उसके बाद एक रीडिंग थोड़ी एनसीईआरटी की लगा लिया करो प्यार से, जिस भी बुक से आप पढ़ना चाहते हो, है ना। तो वो चीज़ें वहीं की वहीं दिमाग में सेटल हो जाती हैं। और कभी कभी अगर आप बहुत आगे पहुंच गए तो पीछे की चैप्टर्स के भी टेस्ट देते रहा करो टीचर्स को, पीछे के चैप्टर्स को रिवाइज करते रहा करो, ताकि सारी के सारे आपकी जो ज्ञान की पिटारी है वो जुड़ी रहे। विजडम ही तो ले रहे हो आप, है ना। तो बेटा बोलते हैं ना, बुक्स आर दी एवर बर्निंग लैम्प्स ऑफ एक्यूमुलेटेड विजडम। तो विजडम अगर हमें लेनी है तो क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू रेफर टू बुक्स। तो सिर्फ सुन के कुछ नहीं होता है, हमें चीज़ों को पढ़ना भी है। तो अभी आप क्या करेंगे, जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे प्रोग्रेस होते चले जाएंगे बेटा, साथ के साथ इन्हीं टॉपिक्स की बुक से हम रीडिंग लगाते चले जाएंगे, ताकि हमें ये याद हो। और ये चैप्टर थोड़ा सा मेमोराइजेशन का है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। लेकिन याद करने का मतलब मैं नहीं कहूँगी कि हमें रट्टा लगाना है, हम रट्टा बिल्कुल नहीं लगाएंगे। हम चीज़ों को कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ते हुए लर्न करेंगे, ताकि वो टिके दिमाग में रहें, कि वो कॉन्सेप्ट याद आएगा तो वो चीज़ भी याद आ जाएगी हमें। तो रट्टा कहीं नहीं लगाने का बायोलॉजी में, ना हम लगाने देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो एनिमल टिश्यूज़ की इंट्रोडक्शन हमारे पास होगी, बस दैट्स इनफ। उसके बाद चलते हैं हम लोग बेटा टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़। अब बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, हमारी एनिमल बॉडी के अंदर वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। तो ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम germ layers, कितने टाइप के टिश्यूज हैं हमारे पास, वी हैव 4 टाइप ऑफ टिश्यूज। हमारी एनिमल बॉडी के अंदर 4 तरह के टिश्यू हमें देखने को मिलेंगे बेटा। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड होता है बेटा विच इज नोन एज द कनेक्टिव टिश्यू,
है ना, पीछे पढ़ के आए हुए ना, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुछ मेरे बच्चे जिनको नहीं पता, और वैसे भी बुक के अंदर जो दिया हुआ वो सभी पढ़ाना मेरी ड्यूटी है, चाहे आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, तो मैं सारा पढ़ाऊंगी। तो कनेक्टिव टिश्यू के बाद बेटा हमारे पास आ जाता है दैट इज मस्क्यूलर टिश्यू, और मस्क्यूलर टिश्यू के बाद लास्टली वी कम अक्रॉस दी नर्वस टिश्यू, या जिसको हम बोलते हैं न्यूरल टिश्यू। अब ये नेम तो आपके लिए नए नहीं हैं, ये नेम्स आप ऑलरेडी सुन चुके हो। आपकी जो प्रीवियस क्लासेस में आप जितनी साइंस पढ़ के आए हो, बायोलॉजी पढ़ के आए हो, तो ये सभी टिश्यूज़ को आप जानते हो। अब वाई आई रोट ऑन द बोर्ड ओरिजिन, ओरिजिन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ओरिजिन आपको पता है ना, हम लोग कैसे पैदा हुए थे। हमारे जो पेरेंट्स के गैमीट्स से, स्पर्म फ्रॉम द फादर एंड एग फ्रॉम द मदर, जब वो दोनों फ्यूज़ हुए इन दी फैलोपियन ट्यूब, तो क्या बन गया था, उससे बना जाइगोट। जाइगोट के अंदर फिर क्या हुई, डिवीजन्स हुई। जाइगोट की एक सेल दो में डिवाइड हुई, दो से चार, चार से आठ, आठ से ऐसे करते करते डिवाइड होती रही, तो उससे क्या बन गया, एक एम्ब्रियो बन गया। और उस एम्ब्रियो से फिर क्या बना, एक फीटस बना। फीटस और एम्ब्रियो में क्या डिफरेंस होता है बेटा, फीटस वो होता है, अब एम्ब्रियो तो क्या है, जस्ट एक मास ऑफ सेल, लेकिन जब उस मास ऑफ सेल में से ना आपको रूडिमेंट दिखने शुरू हो जाए कि देखो यहाँ से लेग बनेगी, यहाँ से आर्म बनेगी, यहाँ से आई बनेगी, यहाँ से ईयर बनेगा, ये हेड बनेगा, तो वो जो बॉडी के ऑर्गन्स के रूडिमेंट्स जब दिखने स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो उसको हम एम्ब्रियो नहीं बोलते। व्हेन दी ऑर्गन्स आर आइडेंटिफाइएबल, तो उसको हम एम्ब्रियो नहीं, उसको अब हम क्या बोलना शुरू करेंगे, फीटस। तो ये जो ऑर्गन्स अलग अलग बन रहे हैं एम्ब्रियो से, जब हम फीटस बने तो ये ऑर्गन किस चीज़ से बने, एम्ब्रियो के अंदर बेटा जो सेल्स होती हैं ना, वो सेल डिफरेंशिएट होने लग जाती हैं। अभी पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था ना, डिफरेंशिएशन का मतलब समझते हैं ना, सेल्स को फंक्शन असाइन होना शुरू हो गया। मतलब जाइगोट था, जाइगोट में डिविजन्स हुई, वो एम्ब्रियो बन गया, बहुत सारी सेल्स वाला एम्ब्रियो बन गया। अब उन बहुत सारी सेल का हमें क्या करना है, उन सेल को हम काम देते हुए चले जाने कि भैया आप और डिवाइड करते रहो, और जो आपके साथ और जुड़ती रहेंगी, आपने मिलके ये वाला काम करना है, आप वाले ग्रुप ऑफ सेल ने मिलके ये वाला काम करना है, और आप वाले ग्रुप ने मिलके ये वाला काम करना है। तो ये जितनी भी एम्ब्रियो की सेल थी बेटा, ये अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेती हैं इनटू 3 लेयर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, जर्म लेयर्स। और वो जर्म लेयर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ये ऑलरेडी मैं एनिमल किंगडम जब आपको पढ़ा रही थी, फाइलम्स पढ़ाए हैं, तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी इनको। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से, ये एक्टोडर्म से भी ओरिजिनेट होता है बेटा। इसके ओरिजिन में मीजोडर्म का भी हाथ होता है, और इसके ओरिजिन में एंडोडर्म का भी। तो ये कहीं से भी, तीनों जर्म लेयर से कहीं से भी ये, मतलब इसका ओरिजिन है, तीनों जर्म लेयर से इसका ओरिजिन पॉसिबल है। कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, ये कहाँ से आता है, जो हमारी मिडल वाली लेयर है, दैट इज मीजोडर्म। ये कहाँ से बना है, इसका ओरिजिन क्या है, इट इज़ मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ये मस्कुलर टिश्यू भी कैसा है, इट इज़ हैविंग मीजोडर्मल ओरिजिन। और न्यूरल कैसा है बेटा, इट इज़ एक्टोडर्मल, इट इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो कौन सी जर्म लेयर से किसका ओरिजिन है, इस ओरिजिन के बेस पे ये चारों मैंने लिख दिए हैं। अब इन 4 टिश्यूज़ का हमारी बॉडी में मोटा मोटा काम आपको समझा देते हैं क्या है। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है बेटा बॉडी में, इसका काम होता है, ये एक्ट करता है एज कवरिंग और लाइनिंग। हम भी बाहर से जो स्किन के कवर से ढके हुए हैं, ये सारा का सारा क्या है, दिस ऑल इज एपिथेलियम। तो इसका काम है एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन के अलावा बेटा इसका काम है एब्जॉर्प्शन का, और इसका काम क्या है, सिक्रीशन का, और इसका काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स भी पॉसिबल है इसके थ्रू। तो ये सारे के सारे फंक्शन किसके हैं, एपिथेलियल टिश्यू के। कनेक्टिव टिश्यू का क्या मेन काम होता है, टू प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोवाइड सपोर्ट टू द फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। मस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है, सबको पता है, इट हेल्प्स इन दी मूवमेंट एंड लोकोमोशन, है ना। हमारी हड्डियां, हमारा जो एंडोस्केलेटन है, वो भी किस वजह से, हमारी बोन्स आर्टिकुलेट कर पाती है, मूव कर पाती है, किस वजह से, क्योंकि उनके साथ क्या एसोसिएटेड है, स्केलेटल मसल। तो मसल का काम क्या है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन।
उसके बाद आ जाए न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू का काम क्या होता है, पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करवा के, इंटीग्रेट करा के रखना। तो इसका काम क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो पूरी बॉडी एज अ होल इंटीग्रेट होके काम करती है, क्योंकि सारे के सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आपस में क्या रहते हैं, कोऑर्डिनेटेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज न्यूरल टिश्यूज। गॉट इट। तो ये तो मोटा मोटा हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन कर लिया कि कितने टाइप के टिश्यूज हमारी बॉडी में मिलते हैं। जैसे प्लांट्स में पढ़े थे, प्लांट में 2 टाइप के मिलते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या क्या थे, पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में क्या थे, जाइलम फ्लोएम। बस उसके अलावा है ना, ऐसे ही यहाँ पे एनिमल्स के अंदर कितने टिश्यू हैं, 4 टाइप के। कौन कौन से, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू। चलिए अब हम क्या करेंगे बेटा, 1 बाय 1 इनको डिटेल में हमें पढ़ना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं घुसेंगे, लेकिन छोड़ेंगे भी कुछ नहीं, क्योंकि अगर स्टार्ट किया है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो वी नीड टू टच ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दी टिश्यूज़। तो लेट्स स्टार्ट विद दी एपिथेलियल टिश्यूज़ फर्स्ट। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं बेटा, एपी मीन्स अबव, थीलिया मीन्स लेयर। तो क्या है ये, सबसे बाहर वाली आउटर जो है लेयर बनाते हैं एक तरह से। तो क्या है, एपी मीन्स, एपी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, अबव। और थीलिया, थील एक तरह का क्या होता है, आप कह लीजिए कवरिंग, या एक तरह की आप कह लीजिए लेयर। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ना बेटा, इसका मोटा मोटा काम क्या होता है, इट फॉर्म्स दी protective covering and lines the internal hollow organs। तो मतलब आप ये कह लीजिए कि कवरिंग का भी काम करता है और लाइनिंग का, बाहर से भी कवर करता है और अंदर से भी कवर करता है। अंदर कैसे, जैसे हमारा स्टमक है, अगर हम अपने स्टमक की बात करें, ये है हमारा स्टमक, तो स्टमक पे बाहर तो लाइनिंग है ही, अंदर की तरफ से भी हमारे स्टमक के अंदर क्या होती है, वॉल प्रेजेंट होती है। तो जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं बाहर से भी लाइंड हैं और इंटरनली भी, स्टमक के अगर अंदर घुसे तो यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे भी सेलुलर लेयर प्रेजेंट है। तो ये जो अंदर की लेयर प्रेजेंट होगी, ये लेयर कैसी होगी, इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, ये भी एपिथेलियल लेयर होगी। तो अंदर प्रेजेंट होती है तो लाइनिंग, जैसे कपड़ा नहीं होता, पतला कपड़ा, आप लेडीज़ जब सूट्स वगैरह या कुछ भी ड्रेस अपने डिज़ाइन करा रही हैं, स्टिच करा रही हैं, तो अगर कोई ट्रांसपेरेंट क्लॉथ है, कोई टिश्यू है, किसी तरह का कोई सिल्क है, कुछ है, बहुत पतला अगर डेलिकेट कपड़ा है, तो उसके नीचे लाइनिंग लगाई जाती है ना हमेशा। तो ऐसे ही लाइनिंग का काम कौन कर रहा है, अंदर की तरफ अगर ये टिश्यू प्रेजेंट होगा तो इट इज़ नोन एज लाइनिंग, और अगर बाहर प्रेजेंट होगा तो इसको हम बोलेंगे कवरिंग। और कवरिंग का काम हमेशा क्या होता है, टू प्रोवाइड दी प्रोटेक्शन। तो बेटा ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब सेकेंड थिंग, ये जो टिश्यू है ना बेटा, इट मे बी, जो इस टिश्यू की जो सेल्स हैं, सेल्स मे बी अरेंज्ड इन अ सिंगल लेयर और इन मल्टीपल लेयर्स। क्योंकि टिश्यू है, किस चीज़ का बना हुआ है बेटा, टिश्यू बना होता है सेल्स का। तो सेल अगर सिंगल लेयर में, अगर तो सिंगल लेयर के अंदर सेल्स प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है, ये लो, ये लो, तो इनसे कैसा बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इस तरह के एपिथेलियम को जो सिंगल लेयर से बन रहा है उसको हम बोलते हैं बेटा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन अगर सेल्स अरेंज्ड हो इन मल्टीपल लेयर्स लाइक दिस, एक लेयर ये हो गई सेल्स की, एक लेयर इसके ऊपर प्रेजेंट है, एक लेयर इसके ऊपर प्रेजेंट है ना, इस तरह से। तो अगर मल्टीपल लेयर प्रेजेंट है तो इस तरह के टिश्यू को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, या इसको हम बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू या कंपाउंड एपिथेलियम। अब ये जो सेल, अब मैम आपने सेल की बात कर दी, क्या सेल ऐसे ही बैठे हुए, नहीं, एपिथेलियम टिश्यू की सेल हमेशा
ऐसे हवा में नहीं होती बेटा, दीज आर सपोर्टेड बाय सम बेसमेंट मेम्ब्रेन, इनके नीचे एक तरह का सोफा प्रेजेंट होता है, उस सोफे के ऊपर ये बैठी होती हैं, और वो सोफा क्या है, उस सोफे को हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अगर ये सेल्स हैं बेटा, किधर लिखे, उधर चले, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं इसको। तो सेल्स beneath the cells, beneath the epithelial cells always present, और क्या प्रेजेंट होती है, एक जिसको हम बोलते हैं बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन। जितनी भी एपिथेलियल सेल हैं वो कहाँ बैठी हुई हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर बैठी हुई हैं। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ना फर्दर इसके दो पार्ट्स होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन दो चीज़ों की बनी होती है, एक बनी होती है बेटा ये बेसल लैमिना की, और एक बनी होती है ये रेटिक्युलर लैमिना की, रेटिक्युलर लैमिना। अब बेसल लैमिना किस चीज़ का बना होता है, ये बना होता है शुगर्स एंड प्रोटीन। तो शुगर के लिए वर्ड यूज़ करते हैं ग्लाइको, तो ये किस चीज़ का बना हुआ है, ग्लाइको प्रोटीन्स का। और जो रेटिक्युलर लैमिना है बेटा ये किस चीज़ का बना हुआ है, फाइबर्स का। तो इन दो चीज़ों की मिलके बनी होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं कि अगर ये मेरे पास प्रेजेंट है, ये है मेरे पास एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल के नीचे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे बेटा प्रेजेंट होगी ग्लाइकोप्रोटीन्स की एक लेयर। उस ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर को हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज द बेसल लैमिना, दिस इज नोन एज द बेसल लैमिना। और इसके नीचे क्या प्रेजेंट होगी बेटा, इसके नीचे प्रेजेंट होगी एक और लेयर जो बनी होगी किसकी, फाइबर्स की। ऐसे ये क्या बना लिए हमने, फाइबर्स, जो पिंक कलर की है। तो ये वाली जो लेयर है पिंक कलर की है, ये किस चीज़ की बनी हुई है, फाइबर्स की। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द रेटिक्युलर लैमिना। इसके ऊपर जो लेयर प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं बेसल लैमिना। और इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ऊपर ये क्या प्रेजेंट है, दीज आर एपिथेलियल सेल्स। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है, क्या कर रही है, एक तो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, दूसरा इसको क्या प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो क्या क्या प्रोवाइड कर रही है, ये इसको प्रोवाइड कर रही है बेटा सपोर्ट, प्रोटेक्शन, और अगर इसको किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट्स या कुछ भी चाहिए तो वो सारा का सारा जितनी भी मटेरियल सप्लाई है वो भी किसके थ्रू आ रही है, मटेरियल सप्लाई थ्रू दी बेसमेंट मेम्ब्रेन। और हमें इस टिश्यू के बारे में क्या पता होना चाहिए बेटा, ये टिश्यू कैसा है, दिस टिश्यू इज एवेस्क्युलर। एवेस्क्युलर का मतलब समझते हो, क्या है एवेस्क्युलर का मतलब, नो ब्लड सप्लाई, विदाउट ब्लड सप्लाई, उसको हम बोलते हैं एवेस्क्युलर। लेकिन इसका बहुत हाई रीजनरेशन रेट है, इनकी जो रीजनरेशन कैपेसिटी है ना, रीजनरेशन कैपेसिटी ऑफ दिस टिश्यू क्या है, वेरी हाई। रीजनरेशन कैपेसिटी समझते हो, देखो ये सेल्स कहाँ पे हैं, या तो बाहर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं या अंदर से, मतलब लाइनिंग और लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है ना, तो ऑब्वियसली मैकेनिकल वियर एंड टीयर से इनको प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अब बाहर है, सपोज करो हमें बाहर से एपिथेलियम ने कवर किया है, बाहर से किसी तरह का कोई पैथोजन है, किसी तरह का कोई कट है, कोई वुंड है, कोई इंजरी है, उसकी वजह से सेल्स डैमेज हो सकती हैं। तो सेल डैमेज हो गई तो उसका मतलब एपिथेलियम वहाँ से उड़ गया, नहीं, नई एपिथेलियल सेल
उन सेल्स को रिप्लेस कर देती हैं। जो वॉर्न आउट सेल्स हैं, डेड सेल हैं, इंजर्ड सेल हैं, उनको उनकी जगह कौन आ जाता है, उनको रिप्लेस करके नई एपिथेलियल सेल। तो ये जो एपिथेलियल सेल है इनका रीजनरेशन रेट बहुत फास्ट है, जल्दी 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 डिवाइड करके पुरानी सेल्स सब्सटीट्यूट हो जाती हैं बाय दी न्यू सेल्स। लेकिन रीजनरेशन का मतलब क्या है, सेल को डिवाइड होकर नंबर बढ़ाना पड़ेगा। अब सेल डिवाइड तब होगा जब उसके पास इनफ या प्लेंटी ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे या न्यूट्रिएंट्स होंगे, तभी तो सेल डिवाइड करेगा। खाना नहीं है, कहाँ से डिवाइड करेगा। और आपने कह दिया इट इज़ हाईली एवेस्क्यूलर। अब एवेस्क्यूलर का मतलब क्या है, ब्लड तो है ही नहीं, खाना कहाँ से आएगा, न्यूट्रिएंट कहाँ से पहुँचेंगे इस तक। तो उसका फ़ायदा यहाँ पे उस चीज़ में हेल्प कौन करता है बेटा, मटेरियल सप्लाई। इसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है ना, तो कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड करता है सारी मटेरियल सपोर्ट। अगर हमारे पास ये है बेटा हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे क्या प्रेजेंट होती है, दिस इज दी बेसल लेमिना। ये है हमारे पास रेटिकुलर लेमिना फाइबर्स की फॉर्म में, मतलब ये पूरी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। और यहाँ पे नीचे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा क्या, ये सारा का सारा क्या प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये है एपिथेलियल सेल, ये सारा का सारा क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू आर रिच इन ब्लड सप्लाई, रिच इन ब्लड सप्लाई। इनके पास क्या होती है, ब्लड सप्लाई तो होती है। तो इनके जो ब्लड वेसल्स है, इनके पास तो ब्लड सप्लाई है, तो इनके पास न्यूट्रिएंट आते रहेंगे ब्लड के थ्रू। तो वो न्यूट्रिएंट इन सेल तक पहुंचते हैं थ्रू डिफ्यूजन। तो जो इसका अंडरलेइंग जो कनेक्टिव टिश्यू है वो डिफ्यूजन से इस तक सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करा देता है। तो जब सेल को डिवाइड होना है तो इसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारे सब्सटेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। और क्योंकि खुद ये एवेस्क्यूलर है तो कहाँ से लाएगी ये सारा खाना सेल को डिवाइड करवाने वाला। सेल को डिवाइड करते हुए उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है ना, तो रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल होंगी, तो इसके अंडरलेइंग जो कनेक्टिव टिश्यू है वो डिफ्यूजन से इस तक सारा के सारे न्यूट्रिएंट्स भेज देता है। समझ में आ गया। चलिए अब इसको यहाँ पे आप लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, कैसे लिखेंगे। उसके बाद क्या है बेटा, इनकी एक और पहचान है, और वो पहचान क्या है बेटा, ये वाले जो टिश्यूज होते हैं ना, इनकी हमेशा सेल्स के बीच में आपने देखा है देयर इज प्रेजेंट इंटरसेलुलर स्पेसिस या इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ये वो टिश्यू है बेटा, इसके पास जो है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ऑलमोस्ट एब्सेंट। मैं एक वर्ड यूज करूंगी यहाँ ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब क्या है, क्योंकि इनमें यूजुअली एब्सेंट होता है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स नहीं होता इनके पास। और अगर किसी रेयर केस में है भी तो वो ना के बराबर, वेरी फ्यू होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे, ऑलमोस्ट एब्सेंट। तो इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स इज ऑलमोस्ट एब्सेंट। इनके पास इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता ही नहीं है, और होगा तो बहुत थोड़ा होगा, इसलिए मैंने एक वर्ड लिख दिया ऑलमोस्ट एब्सेंट। तो ये तो हो गई बेटा एपिथेलियल टिश्यू की इंट्रोडक्शन। तो क्या समझ आया इस इंट्रोडक्शन से, सबसे पहले ये टिश्यू एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकता है। दूसरा, कैसा है ये टिश्यू, ये कवरिंग का काम करता है। वैसे इस टिश्यू का काम क्या क्या होता है मैं बता रही थी, ये फंक्शन क्या क्या करता है। ये बेटा प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है, मतलब प्रोटेक्ट भी करता है। ये सिक्रीशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू ग्लैंड्यूलर भी हो सकता है। ये एब्जॉर्प्शन में भी काम करता है ना। उसके अलावा, इसके अलावा और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये हाँ मैंने ये तो अच्छा ऑलरेडी पहले लिख चुकी हूँ मैं। तो इतने सारे फंक्शन ये टिश्यू परफॉर्म करता है। तो ये हो गई बेटा इसकी इंट्रोडक्शन। अब आप आ जाइए बेटा, अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ने हैं, हमें नेक्स्ट पढ़ने हैं टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। तो ये हो गया हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के बाद हमारे पास आ गया टाइप ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, अभी मैंने बताया, ऑन दी बेसिस ऑफ लेयर्स। कितनी लेयर प्रेजेंट है, दो तरीके का हो सकता है एपिथेलियल टिश्यू। एक तो होता है सिंपल एपिथेलियम, और दूसरा होता है बेटा दैट इज नोन एज कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम क्या पहचान है, किस बेसिस पे किया है मैंने, ये कैसा है, इट इज सिंगल
लेयर्ड। और ये कैसा है? इट इज मल्टी लेयर्ड। और सिंगल और मल्टी लेयर्ड का मीनिंग मैं पिछली स्लाइड पे आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। इसमें सिंगल ही लेयर प्रेजेंट होगी। अब वो सिंगल लेयर और यहाँ पे है मल्टी लेयर, तो प्रोटेक्शन का काम दोनों में से कौन करता होगा? प्रोटेक्शन के लिए किस टाइप का एपिथेलियम टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है? क्या सिंपल है या कंपाउंड है? बता सकते हो? अब प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए? मल्टी लेयर्स। तो जो मल्टी लेयर वाला है ना, ये प्रोटेक्शन करता है बॉडी की। तो जो भी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स है उनके अंदर क्या मिलेगा हमें? कंपाउंड एपिथेलियम। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि अभी ना ये आपको हमें लोकेशंस, जिनको आप कहते हो ना इस चैप्टर में रट्टा लगाना पड़ता है, तो लोकेशंस हमें पता नहीं होती हमारी बॉडी की कहाँ पे कौन सा टिश्यू मिलेगा, हमें किस टाइप का एपिथेलियम मिलेगा। तो उन लोकेशंस को रट्टा मारने की बजाय समझने की कोशिश करो। समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक कॉन्सेप्ट माइंड में बनाना पड़ेगा। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? जब मल्टी लेयर्ड होगा तो ये किस चीज़ में हेल्प करेगा? इट विल हेल्प इन दी प्रोटेक्शन। और जो बाकी के फंक्शन बचे हैं, सिक्रीशन का बचा है, एब्जॉर्प्शन का बचा है, एक्सचेंज का बचा है, या और भी डिफ्यूजन विफ्यूजन का है, वो सारा का सारा कौन संभालेगा? सिंपल एपिथेलियम, क्योंकि वो सिंगल लेयर्ड है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। सिंगल लेयर्ड में से एक सेल हटा दो, छेद बन गया, डायरेक्टली पैथोजन अंदर घुस गया, ये कैसी प्रोटेक्शन दे रहा है? नहीं दे सकता। तो प्रोटेक्शन के लिए कौन होता है? मल्टी लेयर्ड। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ये नहीं प्रोवाइड करेगा, इसका कोई रोल नहीं होता प्रोटेक्शन के अंदर। तो ये बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो कभी भी आए प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है, किस टाइप का एपिथेलियम प्रोटेक्टिव होता है इन नेचर? इट इज़ द कंपाउंड एपिथेलियम। अब इनकी फर्दर हम बेटा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। और वो फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है? अभी सिंपल एपिथेलियम में सेल का टाइप कैसा है, सेल किस टाइप की है? क्या वो फ्लैट सेल है, या वो क्यूबॉइडल सेल है, या वो कॉलम लाइक पिलर लाइक सेल हैं? उनके बेसिस पे ये जो सिंपल एपिथेलियम है, इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, कितने में डिवाइड कर सकते हैं हम इसको? सबसे पहले आ जाता है बेटा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा आ जाता है बेटा सिंपल के लिए मैंने ये लगा दिया कोमास, और दूसरे का नेम आ जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। थर्ड हमारे पास आ जाता है बेटा सिंपल कोल्यूमिनर, सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम। और फोर्थ आ जाता है बेटा, वैसे तो एक सीलिएटेड भी होता है, लेकिन सीलिएटेड मैं इन दोनों में बीच में ही पढ़ा दूंगी, तो सीलिएटेड की मैंने अलग कैटेगरी नहीं बनाई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये चार कैटेगरीज तो हो गई हमारे पास सिंपल एपिथेलियम की। और यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम, ये किस बेसिस पे की है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल। यहाँ पे लिख लीजिए, किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल्स, कैसी सेल्स प्रेजेंट है। और यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर होगा? यहाँ पे मैंने डिफ्रेंशिएट किया है इनटू टू, एक होता है स्ट्रेटिफाइड, एक होता है ट्रांजिशनल। मतलब किसकी सेल्स स्ट्रेचिंग में हेल्प करेंगी और किसकी सेल्स स्ट्रेचिंग में हेल्प नहीं करेंगी। तो उस बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया है। तो किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ सेल्यूलर, स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ सेल्यूलर लेयर नहीं, स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ सेल्स लिख लीजिए। तो मतलब किसकी सेल्स जो है स्ट्रेच होके अपनी शेप चेंज करवा सकती है। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज आती हैं बेटा हमारे पास। एक आता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, क्या बोलेंगे हम इसको? कंपाउंड, ये मैंने एब्रीविएशन यूज़ किया, आप नहीं करोगे, कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और दूसरा होता है बेटा कंपाउंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इनके भी फर्दर टाइप्स हैं, वो अभी हम यहाँ खिचड़ी नहीं पकाएंगे। तो विल स्टार्ट विद द सिंपल एपिथेलियम फर्स्ट। तो सिंपल एपिथेलियम में विल स्टार्ट विद द सिंपल स्क्वैमस। सबसे पहला क्या आता है? सिंपल स्क्वैमस। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। क्या है ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम? क्यों बोला इसको? स्क्वैमस का मतलब क्या है? स्क्वैमस का मतलब होता है फ्लैट।
तो यहाँ पे जो सेल्स होंगी, क्योंकि टिश्यू है ना, टिश्यूज़ में, और किसके बेस पे हमने इसको डिवाइड किया है, ऑन दी बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल, कैसी टाइप की सेल है। यहाँ पे सेल कैसी हैं, फ्लैटेंड सेल। तो ये टिश्यू किस चीज़ का बना हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ दी फ्लैटेंड सेल्स। और फ्लैटेंड सेल कैसी हैं, ये सेल हैं टाइल लाइक, जिसकी वजह से हम इस एपिथेलियम को क्या बोलते हैं, इसका एक और नेम है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट समझते हो ना, वो जो टाइल्स लगी होती हैं, टाइल्स का बनाया हुआ है एक पाथवे, रास्ता बना, उस पर टाइल्स लगी हुई। टाइल्स कैसे लगती हैं, टाइटली, बीच में गैप तो नहीं छोड़ते, गैप हो भी तो उनको सील कर दिया जाता है। तो टाइल्स टाइटली पैक हैं एक दूसरे के साथ, उससे एक हमने क्या बना दिया, वे, एक चलने का मतलब एक वो बना दी गली टाइप, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेवमेंट बोलते हैं ना उसको, कि हम पेवमेंट के ऊपर चल रहे हैं। तो पेवमेंट में जैसे टाइल्स क्लोजली फिटेड होती हैं और टाइल्स कैसी होती हैं, फ्लैट, ऐसे ही ये जो फ्लैटेंड सेल है एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होती हैं, इसलिए ये एपिथेलियम ऊपर से देखने में कैसे लगता है, जैसे ये एक पेवमेंट हो। ये देखो यहाँ पे इसका डायग्राम, ये बेटा बिल्कुल टाइटली पैक्ड है ऊपर से सेल। और कैसी सेल्स होती हैं, इर्रेगुलर शेप्ड, इर्रेगुलर शेप्ड सेल्स। इरेगुलर सी ही दिख रही है ना ऊपर से देखने में, और वैसे हैं कैसी, ये बिल्कुल फ्लैट सेल्स है, फ्लैटेंड सेल का बना हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम। अब बेटा ये एपिथेलियम कई बार जो इसकी देखो, ये जो सेल्स हैं, सेल्स की ये जो वॉल्स हैं, ये कैसी, और सेल वॉल तो मैं बोल ही नहीं सकती है ना, एनिमल्स के टिश्यू पढ़ रहे हैं ना, एनिमल की सेल में कभी भी वॉल नहीं होती। तो सेल की ये जो मेम्ब्रेन्स है ना, कई बार ये मेम्ब्रेन्स कैसी होती हैं, वेवी हो सकती हैं। तो सेल्स विद वेवी मार्जिन्स, अगर सेल के मार्जिन्स वेवी हैं तो कुछ सेल्स के, तो उनको हम कैसा बोलेंगे, उस एपिथेलियम को हम बोलते हैं बेटा टेसलेटेड एपिथेलियम। टेसलेटेड एपिथेलियम, टेसलेटेड का मतलब समझो वेवी मार्जिन्स, इरेगुलर। देखो ये सेल है ना, सेल ऐसी हैं, इनका जो ये जो सेल की मेम्ब्रेन है ना, सेल की जो बाउंड्री है वो ऐसे वेवी है। तो इस तरह की सेल्स का, फ्लैट सेल का जो एपिथेलियम बना होगा, उस एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं, टेसलेटेड एपिथेलियम। कहाँ पे देखने को मिलेगा ये टेसलेटेड एपिथेलियम, बेसिकली प्रेजेंट होता है बेटा, एक तो प्रेजेंट होता है मीजोथेलियम में, और एक प्रेजेंट होता है एंडोथेलियम। हो गए कान खड़े, कितने भारी भारी वर्ड मैम आपने बोर्ड पे लिख दिए हैं। चलो अब इनको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। मीजोथेलियम क्या होती है बेटा, कोई हमारी जो बॉडी कैविटी है ना, बॉडी कैविटी को लाइन करने वाली, क्योंकि लाइनिंग मैंने कहा ना, ये टिश्यू कैसा है, लाइनिंग टिश्यू है, तो अंदर से हमारी बॉडी कैविटी को एपिथेलियम ने लाइन किया हुआ है, तो हमारी बॉडी कैविटी की वो इंटरनल लाइनिंग को हम नेम देते हैं उस एपिथेलियम को, तो क्या बोलते हैं उसको, मीजोथेलियम। क्या है मीजोथेलियम, मीजोथेलियम इज द इंटरनल एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ किसकी, बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी को जिसने लाइन किया हुआ है, उस एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं, मीजोथेलियम। कैसा है, ऐसा है, फ्लैट सेल का है, और कैसा है, उनके मार्जिन्स कैसे हैं, वेवी। दूसरा आ जाइए एंडोथेलियम। एंडोथेलियम क्या होती है, इट इज़ दी ब्लड वेसल्स, या जो ब्लड वेसल कह लीजिए, कैपिलरीज कह लीजिए, उनके ना अभी हम फिजियोलॉजी के अंदर मैं आपको दिखाऊंगी उन किस किस टिश्यू के बने हुए हैं। तो जब उनकी हिस्टोलॉजी हम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे एपिथेलियम की लेयर भी प्रेजेंट होती है। तो ब्लड कैपिलरीज हो गई, लिम्फ वेसल्स हो गए, तो यहाँ पे इनको लाइन करने वाला जो एपिथेलियम होता है उसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम। तो एपिथेलियम लाइनिंग दी ब्लड वेसल्स, अब ब्लड वेसल्स में आर्टरीज भी आ गई, वेन्स भी आ गई, कैपिलरीज, कैपिलरीज तो होती है एंडोथेलियम, सिर्फ एक ही लाइनिंग होती है कैपिलरीज के पास, एंडोथेलियम, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। ये लो,
तो ये तो होगी टेसलेटेड एपिथीलियम की बात। उसके अलावा ये जो एपिथीलियम है कहाँ कहाँ पे मिलता है बेटा, क्या क्या लोकेशन है इसकी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना हमारे लिए, और इन्हीं के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन हमें फंसते हैं। लोकेशन, लोकेशन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए भाई ये एपिथीलियम। एक तो क्योंकि इसका काम क्या है, मैं इसका फंक्शन भी लिख देती हूँ। ये जो स्क्वैमस एपिथीलियम है बेटा, ये दो रोल प्ले करता है। एक तो ये हेल्प कराता है डिफ्यूजन में, और दूसरा काम इसका क्या है, दूसरा काम है बेटा इसका फिल्टरेशन। अब फिल्ट्रेशन के नाम से कुछ समझ में आया, और डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब क्या है, एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल्स का। जो मैंने एक्सचेंज लिखा है दैट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन कहाँ कहाँ पे होता है, तो वहाँ वहाँ लोकेशन होगी इसकी। डिफ्यूजन कहाँ होता है बेटा, एक तो एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, और डिफ्यूजन कहाँ होता है, ब्लड वेसल, जैसे कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरी और बॉडी टिश्यूज के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता रहता है। तो क्या हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, सीधा मैं लिख दूंगी ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। इसके अलावा कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, जहाँ पे क्या चल रहा है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कहाँ पे हो रही है, नेफ्रॉन पढ़ा है ना स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन में आगे का जो स्ट्रक्चर होता है जहाँ एक्चुअल फिल्ट्रेशन होती है, छन्नी लगी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल। तो और कहाँ पे प्रेजेंट है ये, बोमेंस कैप्सूल के पास प्रेजेंट है। इसके अलावा और कहाँ पे प्रेजेंट है बताइए, इसके अलावा ये प्रेजेंट है बोमेंस कैप्सूल के बाद लिखिए डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और इसकी लोकेशन इसके अलावा क्या है, जो हमारी बॉडी की इंटरनल कवरिंग्स होती हैं ना, जिनको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। जैसे हमारा हार्ट है, इट इज़ कवर्ड ओवर बाय दी विसरल पेरिटोनियम, पेराइटल पेरिटोनियम। ऐसे ही हमारी किडनी हो गई, हमारा स्टमक, हर एक जो ऑर्गन है इट इज़ कवर्ड ओवर बाय दी एपिथेलियल लेयर। मैंने कहा ना अंदर से भी कवर्ड है, बाहर से भी। अंदर वाले को बोलते हैं लाइनिंग, और बाहर से जब वो कवर्ड हो तो कौन कवर कर रहा है, उस एपिथेलियल की लेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा, पेरिटोनियम। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इसके बाद वील मूव ऑन टू सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या है, क्या समझ में आ रहा है, पहले तो इसके फंक्शंस लिख लेते हैं। क्या क्या फंक्शन ये करता है बेटे, दो काम करता है क्यूबॉइडल, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ये मैं क्यों लिख रही हूँ, यहाँ से लॉजिक लगा के ना फिर आप इनकी लोकेशंस याद रख सकते हो। तो कैसा होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, नेम से पता चल रहा है कैसी होंगी, क्यूब लाइक सेल्स का बना हुआ है। देखो जरा डायग्राम, एनसीईआरटी के ही हैं आपके सारे डायग्राम। तो कैसी हैं, क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट है, नहीं देखो क्यूब लाइक सेल्स, फ्लैट नहीं है। आप अब जैसा क्यूब होता है, क्यूबिकल सेल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे, उनका बना हुआ है ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, फंक्शन मैंने इसका लिख ही दिया, क्या क्या काम कर रहा है, एब्जॉर्प्शन करवा रहा है और सिक्रीशन करवा रहा है। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब इसको प्रेजेंट होने से पहले ना एक चीज़ और इनके बारे में बता देती हूँ। जो क्यूब लाइक एपिथेलियम है ना बेटा, ये 3 तरह का हो सकता है। ये एपिथेलियम ना फर्दर 3 टाइप्स का हो सकता है। देखो एक तो मैंने आपको पढ़ाया है सिंपल, एक तो हो गया सिंपल क्यूबॉइडल, इसकी फर्दर टाइप्स हो सकती हैं। एक हो सकता है बेटा ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और एक होता है बेटा हमारे पास दैट इज सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये क्या है, सिंपल एपिथेलियम जो आपको दिख रहा है, सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स होंगी। कैसी क्यूबॉइडल सेल होंगी, ये लो, ये देखो क्यूब जैसा सेल है, और नीचे हमेशा इसके क्या प्रेजेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ऐसी क्यूबॉइडल सेल्स का बना होगा, बिल्कुल बढ़िया वाली क्यूबॉइडल सेल्स। ये हो गया सिंपल क्यूबॉइडल। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साथ साथ लोकेशन लिखते चले जाते हैं बेटा। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जर्मिनल एपिथेलियम याद है,
कहाँ कहाँ पे था जर्मिनल एपिथीलियम? अरे अच्छा, आप तो 11th हो ना। जर्मिनल एपिथीलियम क्या होता है बेटा? हमारी जो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो वहाँ पे ये क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। टेस्टिस के अंदर ऐसे ही ओवरी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिनसे क्या बनता है? टेस्टिस में क्या बनता है? स्पर्म। ओवरी में क्या बनता है? एग। मतलब मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं। किस चीज़ से बनते हैं? इसी जर्मिनल एपिथीलियम से बनते हैं। उसके अलावा ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। उसके अलावा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये सारे पार्ट पता है किसके हैं? नेफ्रॉन के। नेफ्रॉन्स पढ़ के आए हो ना। उसके अलावा क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसके अलावा क्या है? सिंपल ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती हैं ना, वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होता है। लिखना है यहाँ पे, आप लिख सकते हो। अब ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल क्या होता है? अब क्या होता है, क्योंकि इसका काम क्या है? एब्जॉर्प्शन का। अब कई बार एब्जॉर्प्शन हमें ज़्यादा करानी है ना। अगर एब्जॉर्प्शन हमें ज़्यादा करानी है तो क्या क्या होगा? इसका काम एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों का है ना। तो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल का काम क्या होगा? अगर हमें सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है तो समटाइम क्या हो जाता है, इन क्यूबॉइडल सेल का ये जो ऊपर का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना बेटा, वो ऐसे इस तरह से इनवेजिनेट हो जाती है। और क्या प्रोड्यूस करती है? क्या दिख रहे हैं आपको? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए दिख रहे हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज दी माइक्रोविलाई। इस तरह ये क्या हुई है? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, सेल का जो अपर सरफेस है, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफाई हो गई है इनटू माइक्रोविलाई। क्या है माइक्रोविलाई? ये फिंगर लाइक जो आउटग्रोथ्स मैंने बनाई है। किस लिए हुआ है ऐसा? ये मॉडिफिकेशन क्यों हुआ है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? पीसीटी होती है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अभी आपको पढ़ाया जाएगा जब, तो वहाँ पे आप देखेंगे। तो इसकी लोकेशन कहाँ है? कहाँ पे मिलता है ये? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्योंकि बेटा वहाँ पे बहुत सारे सब्सटेंसेस की रीएब्जॉर्प्शन करवानी पड़ती है, तो वहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करवानी है, तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया बढ़ा दिया, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो खींच के अब आना उतनी जगह में है, तो वो क्या हो जाएगी? इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपने इन्वेजिनेट कर लेगी। और यहीं पे थर्ड टाइप बेटा हमारे पास क्या आ जाता है? दैट इज सीलिएटेड क्यूबॉइडल। अब सीलिएटेड में क्या हो जाएगा? ये है क्यूबॉइडल सेल, और क्यूबॉइडल सेल, ये देखो ये ऐसे बस क्यूबॉइडल सेल हमारे पास प्रेजेंट है। और इन क्यूबॉइडल सेल का जो अपर सरफेस है, और हर एक के नीचे क्या बना लेना बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन इज ऑलवेज प्रेजेंट। क्या है यहाँ पे? बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो इन वाली यहाँ से सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या होगा बेटा? सीलिया निकलेंगे यहाँ से। तो क्या सीलिया क्या होते हैं? ये तो थे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। सीलिया ऐसे बेसल ग्रेन्यूल से ऐसे निकलते हैं, ऐसे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये ऐसे दाने से हैं जिनको बोलते हैं बेसल ग्रेन्यूल, और इनसे क्या निकलते हैं? ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अब मैंने ऐसे वेवी क्यों दिखाए हैं? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। और ये क्या प्रेजेंट थे? दीज आर दी माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या होते हैं? दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ाते हैं फॉर दी एब्जॉर्प्शन। और ये क्या बनाए हैं? दीज आर दी सीलिया। ठीक है। और ये सीलिया भी किस टाइप के सीलिया है? दीज आर काइनोसीलिया। अभी मैं अगले में बता दूंगी काइनोसीलिया क्या होते हैं। मूव कर रहे हैं, मूवमेंट के लिए प्रेजेंट होते हैं। और है क्या? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। कहाँ से निकल रहे हैं? अपर सरफेस से निकल रहे हैं सेल के। काम क्या होता है इनका? ऐसे चीज़ों को आगे की तरफ धक्का मारने का, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। तो कहाँ पे मिलते हैं ये हमें? इनकी लोकेशन क्या है बेटा? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। क्या लोकेशन है इनकी? टर्मिनल
क्या होते हैं टर्मिनल ब्रोंकियल पता है? पहले हमारा अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो बेटा यहाँ आता है ना ट्रैकिया, ट्रैकिया बाइफरकेट हो जाता है इनटू दी ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स आते हैं ना। तो वो सबसे लास्ट वाले जो छोटे छोटे भीड़े वाले जो पाइप्स जो लंग्स तक जा रहे हैं, एल्वियोलाई तक जाते हैं, उनको हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो दीज आर लाइंड बाय द सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यों? आगे की तरफ धक्का लगाना है इनको, किस चीज़ को लगाना है, किस चीज़ को धक्का लगाएंगे ये आगे की तरफ, क्या जा रहा है, क्या मूव कर रहा है, म्यूकस भी है अंदर और क्या है, एयर भी है। तो जहाँ पे भी सब्सटेंसेस को धक्का लगाना है, ट्रांसपोर्टेशन करनी है, वहाँ वहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, सीलिया। और सीलिया भी कैसे टाइप के, लिख देती हूँ, समझ आपको अगले में आ जाएगा। इनको हम क्या बोलते हैं, काइनोसीलिया। दूसरे टाइप के होते हैं बेटा स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया, ये सीलिया क्या है, मूवमेंट शो करते हैं, मूविंग है। स्टीरियोसीलिया होते हैं बिल्कुल सीधे खड़े हुए। स्टीरियोसीलिया का काम क्या होता है, बेसिकली जैसे अब हम बैलेंसिंग ऑर्गन्स वगैरह पढ़ेंगे ना इंटरनल ईयर में, स्टेटोलिथ, स्टेटोसिस्ट, तो वहाँ पे स्टीरियोसीलिया होते हैं, मूवमेंट का काम नहीं करते। और दूसरा वास डिफरेंस एपिडिडाइमस में, ये सब आपको भी धीरे धीरे आएगा, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं करते, उनका अलग ही फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी या बैलेंसिंग या कोई और फिजियोलॉजिकल फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो चीज़ों की आगे मूवमेंट में या ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प नहीं करते हैं। तो बेटा आज इतना ही अभी सफिशिएंट है, क्योंकि इससे नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे टेकअप करेंगे। तो अभी हमने क्या स्टार्ट किया था, एपिथेलियल टिश्यू, और एपिथेलियल में हम सिंपल का टाइप पढ़ रहे थे, हमने दो पढ़ लिए हैं, सिंपल स्क्वैमस और सिंपल क्यूबॉइडल। और क्यूबॉइडल के फर्दर 3 टाइप्स हैं बेटा, वो तीनों टाइप मैंने पढ़ा दी, और कहाँ कहाँ उनकी लोकेशंस है मैंने आपको वो लोकेशंस पढ़ा दी। और ये लोकेशंस आपको भी लर्न करनी है। और क्या चीज़ इसको लर्न करने में हेल्प करेगी, दीज फंक्शंस, क्योंकि एब्जॉर्प्शन का काम है तो ऐसे एरियाज़ का नाम लिखो जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होनी है। सिक्रीशन का काम है तो ऐसे एरियाज़ का नाम लिखो जहाँ पे सिक्रीशन, क्या सिक्रीट हो रहा है, यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम से क्या सिक्रीट हो रहे हैं एक तरह से बन के, गेमीट्स। तो वो सारा का सारा, तो इन फंक्शन के बेसिस पे हमें लोकेशन लर्न करनी जो है क्वाइट ईजी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।